जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका हिंदी का पेपर था, यानी कि क्लास 10th 22 फरवरी को आज आपका हिंदी का पेपर था। तो आज आप लोग अपना पेपर मैच कर लेंगे। जिनका कोड आज 801 HD है, वो आप लोग अपना अपना कोड मैच कर लेंगे। उनकी आंसर की यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से विकल्प क्या क्या किसमें होगा। ठीक है, जल्दी से मैच कर लेंगे। हमने अपने इसमें यूट्यूब चैनल पर जितने मॉडल कराए थे, लगभग उसी से उतना पूरा पूरा फंस गया है। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। आगे जो क्लास आपकी होगी उसके यहाँ पर सैंपल पेपर, मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपनी आंसर की को मैच करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में MCQ देखने को मिले ही थे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अतीत के चलचित्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा जगदीश माथुर। क्या होगा? जगदीश माथुर। चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा जयप्रकाश भारती। क्या होगा? जयप्रकाश भारती। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? रिपोर्ताज। क्या होगा? रिपोर्ताज यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, केशव दास किस काल के कवि हैं? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा रीति काल के कवि हैं। किस काल के? रीति काल के कवि हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के रचनाकार हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जितने भी पेपर आएंगे उनको आपको आंसर की यहाँ पे जल्दी से मिल जाएगी। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, भारतेंदु युग की समयावधि है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा क्या होगा? कामायनी। क्या होगा? कामायनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा घनानंद। क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? घनानंद यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आहा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्तियों में रस है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा क्या? शोक रस यहाँ पर हमारा आता है, करुण रस यहाँ पर हमारा होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जीहूं आँख ने सब देखी आँख न देखी जाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सोटा छंद के पहले व तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मात्राएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सु यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, नवरत्न में समास है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? नवरत्न में समास कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रसून यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन है, द्वितीया विभक्ति एक वचन। क्या होगा? द्वितीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के यहाँ पर 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? विशेषण की। क्या होगा? विशेषण की। ठीक है, विशेषण की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
विकारी पद। क्या होगा? विकारी पद। अब यहाँ पर हमारा पद्यांश आता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये हमारा लिया गया है क्या लिखूं, किस पाठ से लिया गया है? क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त अवतरण के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना था, तो आपने लिख दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लेखक ने वर्तमान काल में सुधारों का काल क्यों कहा है। तो इसका भी आंसर आपको सटीकता से यहाँ पर ये देखो मिल गया, तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपको करना ही है, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी 11th, यहाँ पर आपको सारे क्लासेस के जो MCQ हैं, मॉडल पेपर हैं, सभी क्लास के यहाँ पर अपलोड होंगे। तो आप वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, सारा मटेरियल आपको यहीं पर मिल जाएगा। PDF भी आपको फ्री में दी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा अथवा में कह रहा है कि अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि ये हमारा किस पाठ से लिया गया, ये हमारा पाठ से लिया गया ईर्ष्या गई ना तू मेरे मन से। और इसके हमारे लेखक कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या गई ना तू मेरे मन से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है इसी को आपको अपने अपने शब्दों में लिख देना है। लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो यहाँ पर आपका इसी का आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मैं नाच रही हूँ गाय। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखें। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसी को आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिख देना है, वो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या मान्य होगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बालकृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि वो काफ़ी छोटे थे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर इसका मिल जाएगा। अथवा में यहाँ पर जो दिया गया है ये हमारा लिया गया है पुष्प की अभिलाषा। किस पाठ से लिया गया है? पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ आपको लाइनिंग मिल रही हैं उसी को आपको अपने शब्दों में वर्णन कर देना है, वो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त अवतरण में पुष्प की किसका प्रतीक है? पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं है और क्यों? तो यहाँ पर भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो साफ साफ लिखा है मातृभूमि के सिर चढ़ाने पर, जो मतलब कि जो पुष्प होती है उसकी अभिलाषा क्या होती है कि कोई वीर गति शहीद हुआ तो उसके हम पैरों के नीचे पढ़ूं, तो ये उसकी अभिलाषा रहती है पुष्प की। तो यहाँ पर आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा संस्कृत खंड आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया है और हमारे इसके लेखक कौन है, मतलब कि लेखक तो नहीं आएंगे, तो हमारा किस पाठ से लिया गया है। तो हमारा किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और नीचे वाला हमारा किससे लिया गया है? देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। ये किससे लिया गया? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे उपयुक्त या लिखेंगे उपयुक्त प्रस्तुत, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसी प्रकार आपको इसको भी लिखना है। फिर आपको यहाँ पर हिंदी में इसका अनुवाद करना होगा, हिंदी में अनुवाद इसका करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी को एक का आपको हिंदी में अनुवाद बता दे रहे हैं, उसको आप सुन लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी हिंदी सुनेंगे, आप लोग इसकी हिंदी को सुनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संसार की रचना करने वाला ईश्वर ही एक ही है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न
मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह आदि ईश्वर के एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में मानते हैं तथा सभी मतों के प्रति एक समान भाव रखना और सम्मान करना ही हमारी संस्कृति का संदेशा है। तो ये हमारी इसकी हिंदी होगी। तो आप सभी ने ऐसा किया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर किसी एक का आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी में इसका अनुवाद करना है। तो यहाँ पर कोई एक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पहला किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है अतिशयोक्ति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? अतिशयोक्ति नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसकी हिंदी सुन लेंगे। ये हमारा अतिशयोक्ति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? अतिशयोक्ति नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसकी हिंदी सुन लेंगे। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा या गहरा हूँ, तुम इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। तो ये हमारी इसकी हिंदी हो जाएगी। नीचे वाला का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस पाठ से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो कर्मवीर खंड काव्य आता है। तो अपने अपने जिले के अनुसार सभी छात्रों ने खंड काव्य किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसके बाद यहाँ पर मुझे जीवन परिचय करना था। तो सभी छात्रों ने इसका जीवन परिचय किया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस पर यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर जीवन परिचय लिखा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कंफर्म आपका सारा कमेंट देखते हैं, लाइक भी करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पद्यांश से जो आता है। तो यहाँ पर किस पर आप लोगों ने कभी जीवन परिचय लिखा है, उसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपने किस पर जीवन परिचय लिखा है। और मैंने यहाँ पर सारा कुछ बता रखा है। पहले वीडियो में देखेंगे आप लोग जो मॉडल पेपर पढ़े हैं कि मैंने यहाँ पर जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है, निबंध किस प्रकार लिखना है, मैं सारा कुछ पहले से बता चुका हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। क्लास जो आपकी 11th होगी, नेक्स्ट क्लास, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टडी मटेरियल आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो मैंने मॉडल पेपर कराए हैं उसी से सारा कुछ फंस रहा है, कुछ बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको श्लोक लिखना था। तो सभी छात्रों ने हमारा श्लोक लिख लिया होगा। 100% मेरे सभी छात्र पढ़ने में एकदम बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ के अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नलियों में समुचित सफाई के लिए नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। तो सभी छात्र पत्र लिख लिया होगा। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा संस्कृत में आते हैं प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी क्वेश्चन हम करा चुके, ये भी करा चुके, ये भी करा चुके, सारा कुछ यहाँ पर हम करा चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 2 प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है चंद्रशेखर का आशिक, मतलब कि चंद्रशेखर ने अपना क्या नाम बताया। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? चंद्रशेखर। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर मुझे चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर ने क्या कहा था, तो आप लोग इसको बताना। चंद्रशेखर नाम अस्ति, मतलब कि आ जाता नाम अस्ति, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है विद्या केन वर्धते, अब क्या लिखेंगे? अभ्यासेन। क्या लिखेंगे? अभ्यासेन वर्धते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वाराणसी नगरिया कति विद्या विश्वविद्यालय संति। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे? वाराणसी, यहाँ पर जहाँ लिखा नगरिया कति की जगह आपको क्या लिखना होगा? त्रिया। क्या लिखना होगा? त्रिया। ये शब्द लिखना होगा त्रिया विश्वविद्यालय संति। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 आपको बता दिए हैं। एक का आंसर आपने नहीं किया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मैंने यहाँ पर आपको 3 बता दिए हैं। यहाँ पर एक बार फिर से सुन लीजिए। अभ्यासेन होगा, इसका चंद्र आ जाता होगा। वाराणसी नगरिया कति विश्वविद्यालय संति, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाराणसिया तृतीया विश्वविद्यालय संति। तो ये यहाँ पे किम लिखा है वहाँ पर आपको सिर्फ क्या लिखना है? जहाँ पर कति लिखा है यहाँ पर आपको लिखना होगा त्रिया। बस ये सब ध्यान रखना। ठीक है, त्रिया, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफ़ी नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि आपको यहाँ पर ऐसे किस प्रकार से लिखना है, निबंध यानी कि किस प्रकार से लिखना है। आप लोगों ने हेडिंग डालकर लिखा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी छात्रों को हेडिंग डालकर ही लिखना था। लगभग आपको 3.5 पेज का ऐसे लिखना था, तभी यहाँ पर आपको 7 नंबर मिल पाएंगे, वरना आपको 7 नंबर नहीं मिल पाएंगे। अब आप वीडियो को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अब आपने जो गलती की है वो आपको दोबारा कक्षा 12 में गलती नहीं करनी है। क्योंकि निबंध मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है कि आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है। ठीक है,
वैसे उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी छात्रों ने कोई गलती नहीं की होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से निबंध लिखा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि आपने किस टॉपिक पर निबंध लिखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। वीडियो को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ठीक है? जय हिंद दोस्तों।